चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको बहुत ध्यान समझ लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने की वजह से आप लोग तक नहीं पहुंच पाई थी ये क्लास। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण क्या होता है जानते हैं जल्दी जल्दी से। गोलीय दर्पण, ठीक है, ये गोले को काट के दो दर्पण बनाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं दर्पण, गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये जो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, ये किसी गोले को से काट के, ऐसे गोले को काट के बनाया जाता है। ठीक है, अभी आगे और अच्छे जानेंगे इसके बारे में। तो दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। एक को हम कहते हैं अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण जो है उसे अभिसारी कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण की खासियत क्या है? अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है, कन्वर्ज करता है, अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभी हम बताएंगे। उसके बाद जो उत्तल दर्पण है ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि अभिसारी दर्पण का उत्तल दर्पण अभिसारी दर्पण है, और अपसारी फैला देना, ठीक है, डाइवर्ज कर देना, तो वो है आपका उत्तल दर्पण। क्या है आपका? अपसारी। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां पे हम चीज जानते हैं कि उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? सॉरी, अवतल दर्पण का जानते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां ये प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट, जो गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की हेडलाइट होती है आगे की, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्च लाइट, ठीक है, ढूंढने के लिए जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, उसमें भी अच्छा क्यों हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करें? क्योंकि ये क्या करता है? लाइट को एक जगह फोकस करेगा, एक बिंदु पे रखेगा लाइट, इसलिए अवतल दर्पण का हेडलाइट में प्रयोग करते हैं। दूसरा, सर्च लाइट में भी चाहते हैं कि सारी लाइट एक जगह पे रहे ताकि चीजें अच्छे से दिखे। सोलर कुकर में हम चाहते हैं कि सोलर कुकर में एक अवतल दर्पण लगा देते हैं ताकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक जगह पे कुकर में केंद्रित रहे और खाना जल्दी से पक जाए। टेलीस्कोप, दूर की वस्तु हमें देखनी है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, क्योंकि यह क्या करता है कि प्रकाश किरणों को एक जगह पे केंद्रित करता है, तो टेलीस्कोप ताकि दूर की वस्तु देख सके, तो टेलीस्कोप में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट मिरर, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो है आपका अवतल दर्पण। शेविंग मिरर, शेव करने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया था वो भी अवतल दर्पण होता है। आगे उत्तल दर्पण, पश्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्च दृश्य दर्पण, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि पश्च दृश्य दर्पण, गाड़ियों के पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं, उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वो है आपका उत्तल दर्पण। ये क्या करता है कि बड़ी इमेज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो पश्च दृश्य दर्पण। सड़क लैंप, अच्छा, इसकी एक और खासियत अपसारी है, ये फैला देता है प्रकाश को, इसलिए सड़क लैंपों, जो सड़क लैंप होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश फैल जाए दूर तक। सुरक्षा दर्पण, ठीक है, अगर कोई बड़ा सा कमरा है तो उसमें ऐसा दर्पण लगाते हैं ताकि पूरे कमरे की निगरानी की जा सके, तो वहां पर भी सुरक्षा दर्पण में भी आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा, पश्च दृश्य दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। जल्दी से इसको आप उतार लें, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं दर्पण संबंधी। पहला है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? अच्छा, हम जो देख रहे हैं, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, ये जो आपका होता है जिसका पेड़ धंसा होता है, जिसका पेड़ धंसा होगा वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, जिसका पेड़ धंसा होता है वो होता है अवतल दर्पण, और जिसका पेड़ निकला होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका देखो पेड़ निकला हुआ है बाहर, तोंद निकली है, ये है उत्तल दर्पण, इसकी तोंद धंसी है, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये होता है। ठीक है, याद रखना, इस बात को लिख लेना जो पीछे मैंने भी लिखाया था, इसके नीचे कि ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। याद रखना, जिसका पेड़ धंसा है वो अवतल दर्पण, सॉरी, जिसका पेड़ निकला हुआ है वो है उत्तल दर्पण। चलिए अब हम उत्तल दर्पण के केस में हम कुछ परिभाषाओं को, अच्छा ये परिभाषा उत्तल अवतल दोनों के केस में
ठीक समान भी। चलिए देखते हैं परिभाषा है। पोल क्या होता है, यानी ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का जो सेंटर होता है, दर्पण का बीच जो होता है, मध्य बिंदु, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसे हम कहते हैं ध्रुव, या इंग्लिश में कहते हैं पोल। अगला है वक्रता केंद्र। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दर्पण किसी गोले से काट के बनाया जाता है, तो जो गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसको हम पूरा करें, ये एक गोला बनता है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र होगा। तो जिस दर्पण जिस गोले का बना होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। क्लियर। आगे वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र है, गोला है, केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, आगे फोकस दूरी क्या होती है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये है फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। अच्छा, वक्त ध्यान से देखिए, जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दूना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या नीचे लिखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या बराबर त्रिज्या r बराबर होता है f। ठीक, या f बराबर r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दूना होता है। क्लियर, इतनी बात हो गई। ठीक, चलिए अब मुख्य अक्ष, ये जो रेखा है, जो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद हम समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और प्रतिबिंब बनने की क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे, फिर हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए प्रतिबिंब के प्रकार देख लेते हैं। इससे पहले कि हम आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताएं, आपको हम प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, फोटो। ठीक है, उसका प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि आप दर्पण के सामने आप खड़े हुए तो आप उसमें दिखते हैं, तो जो आप दिख रहे हैं दर्पण के अंदर वो आपका प्रतिबिंब है। क्लियर, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होती है आपकी इमेज जो दर्पण में दिख रही है, वो जो आपका अक्स आप दर्पण में दिख रहा है। ठीक है, आपका फोटो जो दर्पण में दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब है। ठीक, कोई भी वस्तु दर्पण के सामने आप रखेंगे तो वो दर्पण में दिखती है, जो दर्पण में वस्तु दर्पण में दिख रही है वो उसका वस्तु का प्रतिबिंब होती है। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। पहले हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। एक होता है वास्तविक दर्पण, दो प्रकार प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, समझ लेते हैं पहले। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जैसे कि आपने हमेशा सुना होगा वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। कैसे, दर्पण लीजिए, एक मोमबत्ती लीजिए या कोई भी जलती हुई चीज रखिए दर्पण के सामने, अगर वो ठीक है उसका जो है परावर्तन के बाद क्या होता है, वो पर्दे पर उसका उसी का प्रतिबिंब पर्दे पर दिख रहा है, तो समझ जाइए, मतलब कोई पीछे पर्दा लगा दीजिए, सफेद कागज लगा दीजिए, अगर उसको परावर्तन के बाद वो दिख रहा है पर्दे पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर दर्पण में ही दिख रहा है तो क्या है, आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि जब दर्पण में दिखता है तो हम लोग कहते हैं दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो आभासी होता है। ठीक है, वास्तविक नहीं होता। और जब पर्दे पर प्राप्त करते हैं, परावर्तन के पश्चात पर्दे पर दिखता है तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक और परिभाषा है कि जब परावर्तन के पश्चात किरणें कहीं पर मिले, देखिए एक किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात फोकस से गई, दूसरी फोकस से गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये नियम बताएंगे अभी। तो उसके बाद जहां पर दोनों किरणें मिली, देखिए यहाँ पर दोनों मिल रही हैं, मिलती प्रतीत नहीं हो रही है, मिल रही है, सच में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पर मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसको बता दिए, फिर अगला बताते हैं आभासी प्रतिबिंब। चलिए देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, मैंने आपको बताया कैसे। देखो एक वस्तु है जो ध्रुव और ये ध्रुव है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखी है, ठीक। तो आपको पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। तो एक किरण आ रही है वक्रता केंद्र से। अब जो अभी आगे बताएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो आई तो उसी मार्ग में वापस लौट गई, ये देखिए कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन इनको अगर दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए, देखिए दर्पण के पीछे ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ पर हमारा एक बनेगा आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये मिल नहीं रही है, मिलती हुई देखिए प्रतीत हो रही, डॉट डॉट किया मैंने, ये आगे बढ़ाने पर प्रकाश किरणों को मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है। तो जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक बात, दूसरी बात, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा। याद रखिए, कहीं भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारी आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, और इसलिए उल्टा बनता है। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होगा। याद रखिएगा इस बात को, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक, ये दोनों चीज याद रखिएगा। एक चीज याद रखिए, दूसरा याद रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा बनता है। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, आभासी प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम देख लेते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। प्रकाश किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ध्रुव फोकस पर वक्रता केंद्र को मिलाने वाला ये मुख्य अक्ष है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम इसका उल्टा, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, इसको पलट दीजिए, अगर प्रकाश की किरण फोकस से जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों नियम एक दूसरे के उल्टा है। तीसरा, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाएगी, कोई विचलन नहीं होता, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। कब, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आएगी, वक्रता केंद्र से आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तीनों नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 स्थितियां हैं इसकी, ठीक है, 6 तरीके से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं पहले एक एक करके। पहला है, अगर वस्तु अनंत पर है, कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। वस्तु अगर अनंत पर है, ठीक, तो मैंने अभी आपको 3 नियम बताए हैं प्रतिबिंब बनने के, कि परावर्तन, यदि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर फोकस से आ रही है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब चूंकि वस्तु कहाँ है, बहुत दूर, कहीं अनंत पर है, तो उससे प्रकाश की किरणें समांतर ही आएंगी। समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है।
क्योंकि बहुत दूर है, अनंत पर है वस्तु, तो वहां से प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से जा रही है, फोकस से। तो प्रतिबिंब देखिए सारी किरणें कहां मिल रही है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। ध्यान रखिएगा, यदि वस्तु प्रतिबिंब अवतल दर्पण के केस में यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक है तो क्योंकि किरणें मिल रही है वास्तव में, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। क्लियर, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है, एक बिंदु के आकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कब, जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, कहां बनेगा, फोकस पर, वास्तविक, उल्टा। क्लियर, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा केस, हम वस्तु को खिसका लाए कहां, वक्रता केंद्र सी। याद रखिएगा, हम बार बार सी कहेंगे वक्रता केंद्र को। सी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को ले आए। अब वस्तु थोड़ा पास आ गई, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। दूसरी किरण फोकस से ली और मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो प्रतिबिंब कहां पर बना, देखिए ये प्रतिबिंब बना है कहां, C तथा F के बीच। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C तथा F के बीच। वस्तु से छोटा है, देखिए आपको दिख रहा है वस्तु से छोटा है, वास्तविक है क्योंकि किरणें मिल रही हैं, वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है। क्लियर, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C तथा F के बीच। ध्यान रखिएगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, वस्तु से छोटा बनेगा क्योंकि अभी भी वस्तु बहुत दूर है। ठीक है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक है उल्टा बनेगा। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यदि आपसे पूछेगा कि कब अवतल दर्पण के केस में कब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, तो जब वस्तु कहां, वक्रता केंद्र पर होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ठीक है, तो एक किरण आई मुख्य के समांतर गई फोकस से, दूसरी किरण फोकस से गई मुख्य के समांतर हो गई, तो कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। कब, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक। क्लियर, आगे चौथा केस है। अब हम सी पर पहुंच गए। देखिए हम खिसक रहे हैं, पहले अनंत पर थे, अनंत से खिसक के आए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर हम वक्रता केंद्र पर पहुंच गए। अब हम पहुंचेंगे सी तथा एफ के बीच। ध्यान रखिएगा, अब जब हम अनंत पे थे, जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, सी और एफ के बीच। अब हम सी और एफ के बीच में पहुंच गए हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहां प्रतिबिंब बनेगा। देखो प्रतिबिंब खिसक रहा है, पहले फोकस पे था, ठीक है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे प्रतिबिंब, आप वस्तु इधर जाएगी, प्रतिबिंब इधर आएगा। देखो पहले फोकस पे प्रतिबिंब बना, वस्तु बहुत दूर थी, वस्तु खसकी तो प्रतिबिंब इधर खसका, यहां आ गए सी और एफ के बीच। जब वस्तु और आगे बढ़ी, सी पे आ गई तो वस्तु प्रतिबिंब सी पे आ गया। अब वस्तु यहां आएगी तो प्रतिबिंब यहां आएगा। ठीक है, बस हो जाएगी। अगला चौथा केस जो है हमारा, चलिए चौथा केस है वस्तु सी तथा एफ के मध्य में। तीसरा केस था वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था, सी पर। अब चौथा केस है वस्तु सी तथा एफ के बीच में है। याद रखिए एक प्रतिबिंब भी बना है सी और एफ के बीच में। कब, जब वस्तु कहां थी, अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बन रहा है। अब वस्तु सी और एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनेगा। बहुत ध्यान समझेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, आप एकदम टिक लगा सकते हैं। देखिए वस्तु सी तथा एफ के बीच में है, यहां आ गई, इससे पहले प्रतिबिंब भी यहां बन चुका है। जब यहां प्रतिबिंब बनता था वस्तु यहां होती थी, अब वस्तु यहां है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच में। सी तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब यहां बन रहा है। ठीक है, वस्तु सी तथा एफ के बीच में है तो अनंत तथा सी के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। दूसरा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। अभी तक तीनों केस में वस्तु से, दो केस में वस्तु से छोटे थे और एक केस में वस्तु के बराबर था, चौथे केस में वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा। ठीक, समझ आया, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। पांचवा केस है वस्तु एफ पर है, एफ यानी फोकस पर है। अब इसका उल्टा समझिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, अब वस्तु फोकस पर है
तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्लियर? अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा अनंत पर है, वास्तविक बनेगा जो वास्तविक है तो उल्टा होगा। क्लियर? देखो ये कहीं मिलेंगे नहीं, अनंत जाके कहीं मिलेंगे, ठीक है, वहां पर भी बनेगा बहुत बड़ा, क्योंकि मिलेंगे, वास्तव में मिलेंगे, यानी वास्तविक प्रति बनेगा उल्टा बनेगा, और अनंत पर बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है? कब? दो केस एक दूसरे के, दो केस है एक दूसरे के उल्टे हैं। वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु अनंत पर है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है? वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हो गया? पांचवा केस वस्तु, हाँ पांचवा केस हो गया। छठा केस, ये एक्सेप्शन है अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब अब आभासी बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए अच्छे से आप, वस्तु F तथा P यानी ध्रुव के बीच में, वस्तु F फोकस और ये ध्रुव के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ठीक है? दर्पण के पीछे। ठीक है? देखो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आई, फोकस से गई, दूसरी प्रकाश किरण बहुतक केंद्र से जा रही है, चला वापस आ रही है। अगर इनको हम आगे बढ़ाएं, मिल नहीं रही है, आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो मिलती भी प्रतीत होगी और हमारा इमेज यहां बनेगी। देखिए अब ये इमेज सीधी है, आभासी है, क्योंकि दर्पण के अंदर है, दर्पण के पीछे मतलब दर्पण के अंदर, बस समझ जाओ। क्योंकि ये इस पर्दे पर नहीं मिल रही है तो ये दर्पण के अंदर है, जब पर्दे पर नहीं मिल रही तो आभासी होगी, दर्पण के अंदर है, सीधी है, आभासी है, सीधा है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है? दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। ठीक, ये 6 केस थे और केवल एक के, अच्छा अब आप कहेंगे उत्तल दर्पण के केस में केवल एक स्थित है। ये 6 स्थित थी अवतल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण केस में केवल एक स्थित है, वस्तु चाहे जहां हो। ठीक है? अभी हम बता रहे हैं वस्तु चाहे जहां हो, केवल एक स्थित है उसमें। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है आभासी सीधा दर्पण के पीछे छोटा होता है। ठीक है? वस्तु कहीं भी हो, इसीलिए उत्तल दर्पण जो पश्च दृश्य दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि वो आप में दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब दिखे। ठीक है? तो आभासी उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु कहीं भी हो, केवल एक केस है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर? याद रखिएगा, आभासी सीधा ये तो एक फिक्स है, दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा। ठीक, ये बात याद रखना है। हमने आपको दर्पण, गोली दर्पण दोनों टाइप पढ़ा दिए। ठीक है? चलिए अब कल है हमारी ऑनलाइन क्लास है, बाकी चीज कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।